और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी हुई। बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से बड़ी जानकारी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो केस दर्ज और मुकुंदनंद गिरी भी जांच के घेरे में। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोर्ट के आदेश पर झूसी थाने में एफआईआर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नाबालिगों से जुड़े आरोपों की जांच शुरू और ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो केस दर्ज और इसके साथ ही ये मामला जो है नाबालिगों के साथ कथित यौन शोषण के जुड़ा मामला है, जिसे अदालत के निर्देश पर दर्ज किया गया है। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए पुलिस की मुकदमा दर्ज करने और जांच के निर्देश दिए हैं और इस प्रकरण में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाए गए हैं संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ अनुचित कृत्य हुए और जिनके समर्थन में एक सीडी सहित अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्ज किए गए हैं। मामले की सुनवाई के बाद से अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई ये जानकारी है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद से अब जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी जानकारी। और मुकुंदन गिरी भी जो उनके शिष्य हैं वो भी जांच के दायरे में हैं। बड़ी जानकारी। नाबालिगों से जुड़े जांच के आरोप दिए गए हैं और ऐसे में अब जो है इस पर जांच तेज हो गई है। पॉक्सो केस में जो है ये मामला दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई ये जानकारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर रमेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये मामले को देखते हैं, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज करने का कल आदेश दिया गया था और अब एफआईआर दर्ज होगी। किस तरीके से देख रहे हैं रमेश जी? देखिए नीता, कल जब हम लोग बात कर रहे थे, जब कोर्ट का आदेश आया था, तकरीबन उस समय 4-5 के आसपास का समय रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन उसी समय भी ये मेरे दिमाग में था कि इस मामले को ज्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इसी तरीके के मामला देखा था। जो संबल के जो सीओ उस समय होते थे अनुज चौधरी, बिल्कुल, तो उनके खिलाफ भी जब मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट ने बात करी थी तो पुलिस ने करा नहीं था। आनाकानी होती रही थी, बहुत सारी होती थी। लेकिन मुझे लग रहा था ये जो मामला है ना, इसमें तत्परता पुलिस दिखाएगी और वैसा ही हुआ, क्योंकि 4-5 बजे की घटना है और शाम देर रात लगभग 12 बजे के आसपास ही इनको एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि देखो, कोर्ट ने उनके आदेश से पुलिस ने अपना काम करा है और इसको हम आप जस्टिफाई नहीं करते हैं। मामला सही है गलत है, ये तो अब पुलिस प्रशासन कानून सरकार के पेच में फंसा हुआ है। बिल्कुल, अब तो ये जांच के दायरे में आ गया है सर। तो क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी होगी अभिमुक्तेश्वरानंद की इस मामले में? देखिए, मुझे लग रहा है एफआईआर जिसके ऊपर हुई है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, असामान्य व्यक्ति है। उनको भगवान का दर्जा दिया गया। जो शंकराचार्य होते हैं चारों मठों को, उनको कहा जाता है। लेकिन उनका एक बयान अभी आ गया है एफआईआर के बाद। तुरंत शंकराचार्य का जब बयान आया, उन्होंने कहा मामला फर्जी है। हाँ। और मुकदमा करने वाले भी फर्जी हैं। ये मामला दूध का दूध हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक सवाल खड़ा हो गया है, वो ये है, संतों की लड़ाई में सनातन कहाँ खड़ा है? बिल्कुल, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, साधु संतों की अगर हम बात करें, शंकराचार्य पीठ के जितने भी महामंडलेश्वर हैं उनकी अगर बात करें, इनका एक ही तो काम है कि हिंदू धर्म की प्रचार करना और सनातन को मजबूत करना और हिंदुओं को एक सूत में बांधना, यही तो है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि हिंदू जो धर्म है दो पक्षों में बट जाएगा। अब कुछ तो उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल, और कुछ इनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा दूसरे धर्मों में हमने नहीं देखा है। ईसाई धर्म हो जाए, मुस्लिम धर्म, उसमें कभी उन्होंने अपने धर्म के खिलाफ लड़ते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा कभी। ये सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है
जहां हमारे अपने लोग ही लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल। तो और ऐसे में सर, जैसे कि कल हमारी बात हुई थी तो आपने प्रयागराज का जिक्र किया था। उस समय आपने बताया था कि प्रयागराज मेले में भी काफी चीजें देखने को मिली थी। जो अलंकार अग्निहोत्री हैं उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया था। तो क्या लग रहा है कि इस एफआईआर के बाद से अब यूपी की राजनीति में थोड़ा बहुत उठक पटक देखने को मिल सकता है? नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा उठक पटक यहीं से देखने को मिला। जैसे आपने प्रयागराज का जिक्र करा, बिल्कुल, क्योंकि कहानी तो वहीं से उठी हुई थी ना भाई। माघ मेले में जब इनको स्नान करने नहीं दिया गया, इनके जितने भी शिष्य थे उनकी जटा को पकड़ के पुलिस खींच के ले जाती है, मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो तब से ही तो शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ उनकी व्यवस्था, उनकी सरकार के खिलाफ मुखर होके बोलना शुरू करा है। बिल्कुल, चीजें तो वहीं से बिगड़ी हैं। अब जाहिर सी बात है अनीता, ये समझ लेना कि आज की डेट में अगर कोई सरकारों की कोई क्रिटिसाइज करता है, उनकी जब कोई आलोचना करता है ना, वो सुनना पसंद नहीं करती है। एक जमाना वो चला गया जब एनडी तिवारी जी होते थे, या मैं कहूँ कि 2 या 3 दशक पुरानी जब चीज होती थी, अगर सरकार की कोई आलोचना करता था तो उन आलोचकों का भी एक स्थान होता था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। वो जो कहते थे उस पे आइडेंटिफाई होता था, उन पे एनालिसिस किया जाता। लेकिन आज के समय में कोई भी सरकारें या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो आलोचना करता है उसके ऊपर इसी तरीके की चीजें होती रहती हैं। हालांकि ये बहुत पॉलिटिकल मामला हो गया है। मैं बिल्कुल धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ रहा हूँ। ये मामला सीधे सीधे राजनीतिक हो गया। एक व्यक्ति ने नेता के ऊपर कुछ लांछन लगाए, कुछ कहा, उन्होंने आनंद फानंद में उनकी कुंडली खोद दी, पुराने मामले निकल आए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। इतना भर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे में सवाल एक मेरा और है आपसे कि राजनीति को बहुत करीब से आप जानते हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में यूपी में बदलाव होगा कुछ? नहीं, इसका बैड इफेक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूध की तरफ पानी की तरफ साफ है, क्योंकि यूजीसी का जो मुद्दा आया है और ये वाला मुद्दा है। क्योंकि यूजीसी का जो मुद्दा आया था उससे ब्राह्मण जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हुए हैं। ये कहने की बात नहीं, ये तथ्यात्मक चीज है। अब यहाँ पे चीज आ जाती है एक संत के ऊपर, जिसका कद बहुत विशाल है, पूजनीय है, उनको स्वामी कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। उनके अनुयायी कोई कम थोड़ी है, उनके समर्थक कोई कम थोड़ी है। अब ये मैसेज संतों में गया है। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, इसमें मैंने कहा कि संत भी 2 कैटेगरी में बट जाएंगे, एक पक्ष वाले, एक विपक्ष वाले। तो अब तो इसमें इफेक्ट तो होगा और राजनीतिक होगा, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में ज्यादा दूर नहीं है। 4 महीने के बाद में, जो जहां तक मेरे पास जानकारी है, 2-3 महीने के बाद में निकाय चुनाव का बिल्कुल बच जाएगा है, वो होगा। उसके बाद में 27 का बिल्कुल बच जाएगा। तो 7-8 महीने मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे बहुत बड़े होने वाले हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो वहीं यूपी के कासगंज से बेहद ही दुखद मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जहां पर 5 लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कासगंज जनपद के सहावर तहसील क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला था और परिवार के सदस्य भी बाहर दिखाई नहीं दे रहे थे। शनिवार को जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां का दृश्य जो था वो बेहद ही विचलित कर देने वाला था। मकान के भीतर सत्यवीर सिंह समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों के शव पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर यह मामला सामूहिक आत्महत्या का प्रतीक हो रहा है। हालांकि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी जानकारी, आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है और कासगंज से हमारे संवाददाता मोरध्वज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं इस मामले में कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कुछ समय पहले का ही ये बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले से ये घटना घटी थी, उसके बाद से ये खुलासा हुआ है। मोरध्वज जी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में?
जी हनी जी, आपको बता दें कि कल देर रात्रि को 8 बजे एक कासगंज जनपद के अमापुर में बंद मकान में 5 लोगों का जो शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसा कि आपको बता दें, कासगंज जनपद के अमापुर एटा रोड पेट्रोल पंप के समीप एक 20 साल से जो किराए के मकान पे फौजी जो बिल्डिंग के मिस्त्री के नाम से जो मशहूर था, वो अपने परिवार के साथ पालन पोषण करता था। वहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये सतवीर, जिसका नाम बताया गया है, ये आर्थिक तंगी से काफी परेशान रहता था। और कल जब ये हत्या का ऐसे खुलासा हुआ कि कल शाम को एक इसका ग्राहक आया था कि मैं वेल्डिंग कराना है, तो वहीं जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान बंद है। दुकान बंद करके उसने जंगला झांक कर देखा तो उसने सतवीर का शव जो फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया, और उसकी पत्नी व 3 बच्चे जमीन के फर्श पर लेटे हुए थे। जिससे उसने ये हादसा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिस गई। उसने यह पूरी जानकारी आसपास के लोगों को दी, तो आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को यह जानकारी दी है। वही जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस, कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, कासगंज जिला आबकारी प्रणय सिंह, कासगंज अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर और निरीक्षण किया है। बिल्कुल, ऐसे में मृतक के परिवारजनों में और भी कोई है जो इस समय वहां पर मौके पर मौजूद हो, या फिर जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचा हो? जी हाँ, आपको बता दूं कि सतवीर का साला वहाँ पे घटना स्थल पर मौजूद था। उसने जानकारी देते हुए बताया है कि इनके जो सतवीर के परिवार वाले लोग थे, उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलती थी, जिससे वो काफी तंग परेशान रहता था। और ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं जो अवैध फाइनेंसर हैं, इनका कर्जा भी इसके ऊपर दबाव बढ़ रहा था, जिसके चलते हुए इसने यह कदम उठाया है। बिल्कुल, अब पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी आपको बता दूं, इस मामले में कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा का कहना है कि अभी पुलिस हर पहलू से इस मामले में जांच कर रही है और हर एंगल से। अब देखने वाली ये बात है कि कासगंज एसपी ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही ये जानकारी होगी कि हत्या है या आत्महत्या की गई है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मोरध्वज। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं कुशीनगर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां भीड़ ने खुद ही सजा देने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को साड़ी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भीड़ उस व्यक्ति पर एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा रही थी। घटना के दौरान लोगों ने आरोपी युवक को लंबे समय तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ मारपीट करता रहा। ये पूरा मामला हनुमानगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिससे इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है। वहीं बांदा में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से जुड़े बेहद ही गंभीर मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुना है। इस मामले में सिंचाई विभाग और साथ ही जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को दोषी पाया गया है। जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी पर 50 से अधिक नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करने के साथ साथ इस घिनौनी कृत्य के अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उन्हें डार्क वेब के माध्यम से विदेश में बेचे जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने नवंबर 2020 में आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद से उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो वहीं उनकी पत्नी जो है गवाहों को डराने, धमकाने और समझौते के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए। ये 2020 का मामला था। एक नरेली का रहने वाला ये जल निगम में जेई था राम भवन, इसकी पोस्टिंग थी चित्रकूट में। इंटरपोल के द्वारा एक ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के यौन शोषण के वो वीडियो बना करके इंटरनेट पर अपलोड कर रहा है। और उसको जो सूचना दी थी सीबीआई को, उन्होंने एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव में बच्चों को सारे जो 34 बच्चे थे उनके वीडियोस थे और 679 फोटोज थे। उसको लेकर के सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और जब केस किया तो फिर जो जेई साहब थे राम मोहन, उन्होंने खुद किया, इसको पकड़ा और पकड़ते हुए इसको गिरफ्तार किया गया।
ये 10/11/2020 को गिरफ्तारी इसकी हुई। इसके बाद इसके 28/12/2020 को पति को गिरफ्तार किया, सारे एविडेंस इकट्ठा किए। इसमें बहुत सारे जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस थे, पेनिस वगैरह उस तरीके की जो करते थे उनको न्यायालय में प्रोड्यूस किया गया, सब साबित कराया गया। तो इनके कृत्य के लिए जो नरैनी का रहने वाला था, क्योंकि पोस्टिंग इसकी वहाँ थी, तो इनका जुरिडिक्शन जो बच्चे थे वो यहीं के थे। तो ये पास्को कोर्ट में CBI हैंड करके यहाँ पे केस चलाया और इसमें 74 गवाह पेश किए। CBI 74 गवाह पेश किए, 4 साल की इसकी कार्रवाई चली और 2 गवाह विटनेस पेश किए। फाइनली आज विद्वान जज श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी पाक के जो बांदा के हैं, इन्होंने जेई जो राम भवन था उसको भी फांसी की सजा और उसकी पत्नी दुर्गावती उसको भी फांसी की सजा, दोनों को। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में आज पास्को कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि पॉर्न वीडियो बना करके देश व विदेशों पर बेचने वाले पति और पत्नी को आज पास्को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला बांदा जनपद से जुड़ा हुआ था और यह मामला आज से 5 साल पहले था। काफ़ी गवाहों को पेश करने के बाद और कई तारीखों के बाद यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है। दरअसल नरैनी में रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि जेई जैसे पदों पर मौजूद था, इसके बावजूद उसने ऐसी घिनौनी हरकत करी कि लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। छोटे छोटे बच्चों को के साथ वह पॉर्न वीडियो बनाता था और उसको देश और विदेशों पर बेचने का काम करता था। इस बहुचर्चित मामले को उत्तर प्रदेश सरकार ने CBI को सौंप दिया था और वहीं 5 साल की मशक्कत के बाद कोर्ट मुहर्रिर व जो अभियोजक थे उनके साक्ष्यों के आधार पर आज पास्को कोर्ट ने पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। वहीं लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में 60 साल के कल्लू बाबा की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से चादर से गला घोंटकर उनकी हत्या की और सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को गड्ढे में फेंक दिया। घटना के बाद से मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अंकित तिवारी, राहुल रावत और बाल औपचारिक शामिल है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि कुछ समय पहले अंकित तिवारी की स्कूटी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग के हवाले कर दिया था, जिसके चलते उसे शक हुआ कि इस घटना के पीछे कल्लू बाबा और उनके पास बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं और इसी संदेह और बदले की भावना ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते आरोपियों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन समझाने के दौरान ही दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और माहौल गर्म हो गया। और इसी दौरान एक महिला ने आक्रोश में आकर पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ कर खींच दी, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। हालातों को काबू करने के दौरान धक्का मुक्की में महिला खेत में गिर गई, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। तो वहीं लखनऊ के PGI थाना क्षेत्र में शुक्रवार को चैन स्नैचिंग के एक आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि जिसके बाद से नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर जा रहे एक संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवक भागने लगा, जिसके बाद से पुलिस ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई और जिसके बाद से आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तलाशी के दौरान उसके पास से छीनी गई चैन, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं सीतापुर में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान हुए कथित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए अटल चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की गतिविधियां देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पूर्व नई दिल्ली भारत मंडपम में यशस्वी प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मंडपम में AI समिट चल रहा था। उसमें कई देशों के राजदूत, कई देशों के नेतागण वहां पर आए थे। उसी दौरान राहुल गांधी के द्वारा
कुछ कार्यकर्ता भेजे गए कांग्रेस पार्टी के, जो वहां पर पहुंचकर भारत माता का मान सम्मान घटाने का कार्य किया है। उसी के विरोध में हम सब लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा सीतापुर के कार्यकर्तागण यहाँ लाल बाग पार्क चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, और राहुल गांधी का पुतला फूंक कर कड़ा विरोध कर रहे हैं। और हम लोग अभी ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को जा रहे हैं। तो वहीं कानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन एआई समिट के दौरान हुए कथित विरोधों से जुड़ा हुआ था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए किदवाई नगर चौराहे पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी की और इस दौरान राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया और इसके साथ ही लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस मामले में अगर माफी नहीं मांगी गई तो और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और अब तक उनके आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन की भी बात कही गई है। राहुल गांधी के द्वारा और उनकी यूथ कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार देश में विरोध किया जा रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। जिस प्रकार भारत एक उच्चतम स्थान पर बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार उन्होंने यहाँ पर जो एआई को लेकर समिट में जाकर वहां पर जो अदनंग होकर टी शर्टें हिलाई है, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा। तो वहीं कानपुर के बाद अब यूपी के अमरोहा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। एआई समिट में दिए गए बयान को लेकर नाराज कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 पर एकत्रित हुए, जहां पर उन्हें जोरदार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस बयान से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने इसके बाद से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। कल दिल्ली भारत मंडपम में जो ऐतिहासिक एआई समिट हो रही थी, उसके दौरान कांग्रेसियों की एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई मानसिकता का सब लोगों ने उदाहरण देखा। जैसे उन्होंने भारत की विश्व पटल पर छवि धूमिल करने का एक प्रयास किया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमरोहा के सभी युवाओं में भारी आक्रोश था और उसी के तहत आज हमने यहाँ राहुल गांधी का कांग्रेसियों का पुतला फूंका है और जिलाधिकारी महोदया से राष्ट्रपति जी को नाम एक ज्ञापन दिया है और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लिख। तो वहीं यूपी के सीतापुर से बड़ी जानकारी बता दें आपको कि दोपहर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार खैराबाद थाना क्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जहां पर श्री कृष्ण की पत्नी फूलमती सड़क पार कर रही थी और तभी तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर चोटों के चलते उन्हें घटना स्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद ही आसपास मौजूदा लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं अलीगढ़ में एक होटल से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में नाराजगी और चिंता पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि थाना रोरवा क्षेत्र में स्थित एक होटल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक कारीगर रोटियां बनाते समय उस पर थूक लगाता हुआ नजर आ रहा है। वायरल हो रहे दोनों क्लिप लगभग 6-6 सेकंड के बताए जा रहे हैं और इन्हें बीती रात का बताया जा रहा है और इस घटना ने इसीलिए भी लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले में कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी ऐसी हरकत सामने आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद से प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी नजरें बनी हुई है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि उचित कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। तो वहीं अमेठी में प्रशासनिक स्तर पर गांव के विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद से गौरीगंज तहसील के कटारी गांव में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीओ पंचायत को देखरेख में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई और इस दौरान गांव में एक खुली बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम सभा के कुल 15 सदस्यों में से 11 ने भाग लेकर लोकतांत्रिक तरीके से समिति के अध्यक्ष का चयन किया और ये कार्रवाई उस पृष्ठभूमि में हुई है जब लगभग 2 महीने पहले मिली शिकायत के आधार पर महिला ग्राम प्रधान की निलंबन कर दिया गया था और गांव में विकास कार्यों के संचालन पर किसी प्रकार की बाधा न आए। यहाँ पे माननीय जिला अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में पूर्व सूचना एजेंडा के क्रम में
ग्राम पंचायत की समिति के गठन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 9 सदस्य उपस्थित थे, जिनकी सभी की सहमति से रेखा देवी को अध्यक्ष चुना गया और सदस्य के रूप में हरकेश और धर्मराज को नामित किया, सभी की सहमति से। कुछ एक दो सदस्य उपरांत आए थे, उनके क्या सहमति रही? कार्यवाही समाप्त की गई। उसके बाद 2 सदस्य हैं जिनको नोट के रूप में लिख दिया गया है कि 2 सदस्य कार्यवाही समाप्त होने के बाद उनको भी कार्यवाही पढ़ के सुनाई गई। रेखा जी को अध्यक्ष बनाया गया और 2 सदस्य धर्मराज और हरकेश को सदस्य बनाया गया। तो ये जो 2 सदस्य बाद में आए थे, ये सहमत हैं कि नहीं सहमत? हाँ, ये सभी लोग सहमत हैं, दोनों सदस्य, और पूर्व में जो 9 सदस्य उनमें से 8 सदस्य रेखा जी को अध्यक्ष पद के लिए नामित किए थे। तो वहीं ललितपुर में एक जूनियर हाई स्कूल से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक शिक्षिका पर छात्र के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित स्कूल में पढ़ाने वाली एक छात्रा की उंगली पेन में फंसाकर डंडों से मारा गया, जिससे वो काफी सहम गई और इस घटना को लेकर समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी से शिकायत की गई और पूरी जानकारी दी गई। आरोपी शिक्षिका सीमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से मामला गंभीरता से लिया गया है। शिकायत सामने आने के बाद से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जा सके। बच्चे से मतलब राइटिंग खराब हुई तो उनने मतलब पेज फाड़ के फेंक दिया और फिर पेन फंसा के बच्चे को मार दिया डंडा से। क्या उंगली टूटी है? हाँ, मतलब गए इलाज करवाया तो मतलब चोट आई है। चोट आई है? हाँ, चोट बताई डॉक्टर ने और थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बाल माल बराबर सीधे। कहाँ पढ़ते थे? सिविल लाइन। क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? वो मैं 2-4 महीने गलत हुई और वो उनका लाइने खुला दी, वो पेट फटा दिया और फिर मार दिया घंटा पेन फंसा। क्यों मारा? कौन थी मारने वाली? सीमा मैम। सीमा मैम ने मारा था? कैसे मारा था? पेन फंसा दी। पेन फंसा के डंडा मारा? क्या मारा? डंडा। पेन का लगाया था? फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।